सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। खुश रहें, आबाद रहें, जिंदाबाद रहें, हंसते खेलते गाते रहें और जुड़े रहें सीयूटी अड्डा 24/7 के साथ में। आप सभी चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। साथ में ही हमारा ऐप डाउनलोड करें आपकी सक्सेसफुल लाइफ जर्नी के लिए। और साथ ही में सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि वन शॉट ज्योग्राफी के जितने भी वन शॉट्स हैं उनकी प्लेलिस्ट बनी हुई है और उसका डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रखा है। उसको जरूर जाकर के फॉलो करें बाकी चैप्टर्स देखने के लिए। साथ में ही सीयूटी 24/7 का टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें। वहाँ पर इन सब क्लासेस के कंप्लीट नोट्स भी आपको मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का चैप्टर। आज हम जो है वो देखेंगे लैंड रिसोर्सेज और एग्रीकल्चर। ये हमारा जो है चैप्टर नंबर 3 है सेकेंड बुक में, इंडियन पीपल एंड इकोनॉमी में। और इस चैप्टर के अंदर हम देखेंगे कि भारत में एग्रीकल्चर का क्या पैटर्न है, क्या पोर्टफोलियो है, क्या उसका साइज है और ये एग्रीकल्चर जिस लैंड पे हो रही है उस लैंड को एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने कितने पार्ट्स में बांटा है। हम बात करेंगे नेट शोन एरिया की, कितने क्षेत्र में खेती हो रही है। हम बात करेंगे फैलो एरिया की, कितने क्षेत्र में खेती नहीं हो रही है। हम बात करेंगे कल्टिवेबल वेस्टलैंड की, ऐसे कितनी भूमि है जिस पे 5 साल से ज़्यादा तक खेती नहीं हो रही है और वो ऐसे ही पड़ी है। इसे आम भाषा में पड़ती भूमि भी कहते हैं। ठीक है ना। एग्रीकल्चर जो है भारत की रीढ़ की हड्डी है, क्योंकि भारत में आज भी लगभग 65% लोग जो है वो गाँवों में रहते हैं और डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अगर हम बात कर रहे हैं तो लगभग 60% लोग जो है वो एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं। एग्रीकल्चर प्राइमरी सेक्टर की एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो कि हमारी देश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये हमारे देश की जो एग्रीकल्चर है ये कंप्लीटली मानसून पर आधारित है। सिंचाई के आधार पर या मैं कह दूं इरिगेशन के आधार पर भी एग्रीकल्चर कई तरह की है। इरिगेटेड एग्रीकल्चर है, नॉन इरिगेटेड एग्रीकल्चर है, वेट एग्रीकल्चर है और ड्राई लैंड एग्रीकल्चर है। भारत में अलग अलग इलाकों में, क्योंकि भारत जो है वो बहुत बड़ा देश है, एक सब कॉन्टिनेंट की हम बात कर रहे हैं और यहाँ पर अलग अलग इलाकों में अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशंस है, अलग अलग टाइप का टेरेन है, अलग अलग टाइप का वेदर है, अलग अलग टाइप का सॉइल है। इसलिए वैरायटी ऑफ द पैटर्न्स है एग्रीकल्चर के अंदर। कहीं मक्का ज़्यादा उग रहा है तो कहीं जवार ज़्यादा है, कहीं बाजरा है तो कहीं टी है, कहीं कॉफ़ी है, कहीं राइस है, ठीक है ना, कहीं गेहूँ है, ठीक है ना, कहीं ज्वार है, ठीक है, अलग अलग तरह की, कहीं सोयाबीन है, कहीं कॉटन है, कहीं शुगर केन है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी क्लाइमेटिक कंडीशंस है, बहुत सारी वेदर कंडीशन है, बहुत अलग अलग तरह के टेरेन है और अलग अलग तरह की जो है वो एग्रीकल्चर पैटर्न है। भारत में अगर हम एग्रीकल्चर पैटर्न की बात करें तो उसे हम 3 भागों में बांटते हैं, 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं और इसे हम कहते हैं रबी, खरीफ और जायद। ये 3 मौसम है हमारे एग्रीकल्चर के, अक्टूबर से मार्च तक, फिर मई से जून तक, फिर जुलाई से लेकर सितंबर तक, फिर अक्टूबर से नवंबर तक। 3 बड़े पैटर्न्स हैं। इनमें सर्दियों में रबी और गर्मियों की बात कर लें तो जायद और बारिश या वर्षा या मानसून की बात कर लें तो खरीफ। 3 पैटर्न में इंपॉर्टेंटली अगर हम बात कर लें वाइडली तो 3 पैटर्न में पूरी एग्रीकल्चर पैटर्न बटा हुआ है। साथ में ही इंडिया के अंदर एग्रीकल्चर जो है वो कब एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशनरी पॉइंट बन गया, ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम। ग्रीन रेवोल्यूशन के जन्मदाता डॉक्टर स्वामीनाथन थे और इंडिया जो है वो पहले मैक्सिको से, फिलीपींस और अमेरिका और कनाडा से जो है वो गेहूं मंगवाता था, चावल मंगवाता था। लेकिन ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद भारत में सरप्लस जो है वो प्रोडक्शन होने लगा और भारत एक मजबूत देश बन गया आफ्टर द ग्रीन रेवोल्यूशन। ठीक है। साथ में हम जानेंगे कि किसानों की क्या क्या प्रॉब्लम्स है। ठीक है ना, किसान जो है, एक किसान किस तरह की प्रॉब्लम्स को देखता है, फेस करता है। तो एग्रीकल्चर में क्या क्या प्रॉब्लम्स है इंडिया में उनको भी हम देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस लेसन को। सभी बच्चे जुड़ जाएं, प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है ना, ये एक इंपॉर्टेंट बात है। साथ में ऐप जरूर डाउनलोड कर लें। अगर हमें 12th में 95% आना है, अगर हमें डी में एक अच्छा कॉलेज चाहिए, JNU BHU में अच्छा कॉलेज चाहिए, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, जामिया मिलिया में अगर एडमिशन चाहिए, तो आपको जुड़ना पड़ेगा CUT अड्डा 24/7 के साथ में, है ना। एक जुड़ाव जो जिंदगी बना दे। ठीक है, तो जुड़े रहे इस चैनल के साथ में और लगातार क्लास को शेयर भी करते रहे अपनों के बीच में। ठीक है। चलें, तो यहाँ हम जो बात करने वाले हैं, ठीक है ना, हम यहाँ पर बात करेंगे सबसे पहले लैंड यूज़ की, कि किस किस कैटेगरी की लैंड है ना। इस लेसन में लैंड यूज़ कैटेगरी देखेंगे, रिपोर्टिंग एरिया, जोग्राफिकल एरिया देखेंगे, क्रॉपिंग सीजन में हम रबी, जायद, खरीफ देखेंगे, एग्रीकल्चर टाइप ऑफ द फार्मिंग देखेंगे, प्रॉब्लम इन इंडियन एग्रीकल्चर देखेंगे, ये मोटा मोटा। क्रॉप्स में हम कार्नेल्स देखेंगे, राइस एंड व्हीट। पल्सेस में जो है वो चना और अरहर देखेंगे। ऑयल सीड्स में ग्राउंड नट्स, सोयाबीन देखेंगे और भी रैप सीड्स देखेंगे। फाइबर क्रॉप्स में कॉटन एंड जूट देखेंगे। अदर क्रॉप्स भी हम देखेंगे यहाँ पर बहुत सारी, और टी, कॉफ़ी और शुगर केन को भी हम यहाँ पे नोटिस करेंगे। साथ में अगर टाइप ऑफ द फार्मिंग की बात करें तो इरिगेटेड फार्मिंग के अंदर मतलब ऐसी खेती जहाँ पर सिंचाई की जाती है, सिंचाई से ही खेती होती है, मतलब नेचुरली पानी कम है लेकिन केवल और केवल इरिगेशन के थ्रू ही फार्मिंग होती है। उसमें प्रोडक्टिव इरिगेशन करेंगे और प्रोडक्टिव प्रोडक्टिव इरिगेशन मतलब फसल को जलने से बचाने के लिए, और प्रोडक्शन इरिगेशन मतलब फसल का उत्पादन बढ़ाने के लिए। तो राजस्थान वगैरह इलाकों के अंदर प्रोडक्टिव इरिगेशन होता है, भाई फसल जलने से बच जाए,
और पंजाब, हरियाणा, ठीक है ना, ऐसे इलाकों में प्रोडक्शन के लिए इरिगेशन होता है कि ज़्यादा ज़्यादा प्रोडक्शन मिले, ठीक है। साथ में रेनफेड फार्मिंग में ड्राई लैंड और वेटलैंड, जहाँ बहुत ज़्यादा बारिश होती है वहाँ वेटलैंड फार्मिंग होती है, और जहाँ बारिश कम होती है वहाँ ड्राई लैंड फार्मिंग होती है, लाइक राजस्थान, ठीक है, ओके। तो इस तरह की फार्मिंग टाइप को भी पढ़ेंगे। साथ में हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ द लैंड फॉर्म, है ना। यहाँ पे हम फॉरेस्ट पढ़ेंगे, बार एंड वेस्टलैंड पढ़ेंगे, पॉस्चर एंड ग्रेजिंग लैंड्स पढ़ेंगे, मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स पढ़ेंगे, नॉन एग्रीकल्चर लैंड पढ़ेंगे, करंट फैलो पढ़ेंगे, फैलो अदर देन करंट फैलो पढ़ेंगे, कल्टिवेटेड वेस्टलैंड पढ़ेंगे, ठीक है ना, और ड्राई लैंड फार्मिंग हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये हम मोटा मोटा इस लेसन में सब कुछ पढ़ने वाला है, ठीक है। ये टाइप ऑफ लैंड है। फॉरेस्ट मतलब जहाँ फॉरेस्ट होता है, बार एंड वेस्टलैंड जहाँ पर कुछ नहीं उगता, ठीक है ना, पॉस्चर और ग्रेजिंग लैंड मतलब जहाँ पर पशु चढ़ते हैं, है ना, मिसलेनियस ट्री क्रॉप जो छोटे छोटे जंगल्स होते हैं, नॉन एग्रीकल्चर लैंड जिस पर एग्रीकल्चर नहीं होती है, करंट फैलो लैंड जो 1 साल से खाली पड़ी है, ठीक है ना, फैलो अदर देन करंट जो 1 से 2-3 साल तक खाली पड़ी है, कल्टिवेटेड वेस्टलैंड जो 5 साल से खाली पड़ी लेकिन खेती की जा सकती है, और ड्राई लैंड फार्मिंग, ठीक है ना, यहाँ पर जो है वो पढ़ेंगे जहाँ पर सूखी खेती की जाती है, जहाँ पानी कम होता है, ठीक है। अब प्रॉब्लम इन इंडियन एग्रीकल्चर इस लेसन में हम लोग पढ़ेंगे, डिपेंड ऑन मानसून पे डिपेंड करती है, लो प्रोडक्टिविटी है, फाइनेंशियल इश्यूज है, लैक ऑफ द लैंड रिफॉर्म्स है, वास्ट अंडर एम्प्लॉयमेंट है, स्मॉल फार्म साइज है, डिग्रेडेशन ऑफ द लैंड है, लैक ऑफ द कमर्शलाइजेशन है। इन सब के बारे में पढ़ेंगे कि किसान जो है वो किस किस मुसीबतों को झेलता है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है ना, इस चैप्टर की, तो एग्रीकल्चर की, ठीक है ना। एग्रीकल्चर हमारे देश में, जैसा कि मैंने बताया, ठीक है ना, एग्रीकल्चर एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। साथ में हमारे देश के लगभग 60% लोग इस एग्रीकल्चर पर डिपेंड करते हैं, यानी कि हमारा देश एक डेवलपिंग कंट्री है, लेकिन वो एग्रीकल्चर यानी कि प्राइमरी एक्टिविटी पर डिपेंड करता है। अब जब भी कोई कंट्री प्राइमरी एक्टिविटी पर डिपेंड करता है तो उसके लिए डेवलप होना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बहुत बड़ा पॉपुलेशन जो है वो इस तरह की एक्टिविटी के अंदर इंडल्ज होता है, इस तरह की एक्टिविटी में लगा हुआ होता है जहां पर प्रोडक्टिविटी बहुत कम है, क्योंकि भारत के अंदर एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बहुत वीक है। किसान भी कम पढ़ा लिखा है, अच्छे सीड्स नहीं है, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, गवर्नमेंट पॉलिसीज भी इसके लिए जिम्मेदार होती हैं, साथ के अंदर मानसून पर आधारित है, इरिगेशन सिस्टम इतना अच्छा नहीं है। तो कुल मिलाकर के सब लोगों को मिलाकर के एक चेन सी बन जाती है, जिससे कि प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है, और जो छोटा किसान है वो बेचारा गरीब ही रह जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर इस सेक्टर को बढ़ाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना, क्योंकि ये सेक्टर भारत की रीढ़ की हड्डी है, क्योंकि बहुत सारे लोग 60% लोग इसी पर डिपेंड करते हैं, ठीक है। तो इस सेक्टर को मजबूत करना, ठीक है ना, वो क्या है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, समझे कि नहीं समझे इस बात को? आई थिंक आप अंडरस्टैंड कर गए होंगे, ठीक है। चलें भाई, नेक्स्ट, है ना। तो लैंड यूज चेंज इन इंडिया, द 3 टाइप ऑफ द चेंजेस, द साइज ऑफ द इकोनॉमी, है ना। सबसे पहले बात कर लेते हैं द ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोडक्ट इन द इकोनॉमी ग्रो ओवर टाइम, द चेंजेस इन इनकम लेवल, माइग्रेशन, लैंड विल बी बिकम ए यूजफुल। फिर बात करते हैं कंपोजिशन ऑफ द लैंड यूजेस चेंजेस इन इंडिया। अगर हम बात करें कि इंडिया में लैंड यूजेस किस किस तरह से चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है ना भाई। लैंड यूज चेंज होगा इंडिया के अंदर, तो या तो एग्रीकल्चर लैंड कम हो जाएगी या नॉन एग्रीकल्चर लैंड बढ़ जाएगी, ठीक है ना, क्योंकि लगातार लोग जो है सेकेंडरी सेक्टर और ट्रेजरी सेक्टर की तरफ जा रहे हैं, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर की तरफ जा रहे हैं। तो लैंड यूज लगातार बदल रहा है। एग्रीकल्चर लैंड जो है उसके ऊपर बहुत सारी इंडस्ट्रीज लग रही है, बहुत सारी बड़ी बड़ी टाउनशिप्स बन रही है, ठीक है ना। तो साइज ऑफ इकोनॉमी, द मेजर नेट टर्म वैल्यू ऑफ द ऑल गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी ग्रो ओवर द टाइम, चेंज द इनकम लेवल, मार्जिनल लैंड्स एंड बिकम द यूजफुल। The composition of the economy, the secondary and tertiary grow much faster than the primary activity in agriculture, ठीक है ना। The contribution of the agriculture activity is reduced over the time, share of the agriculture has a decline, number of the people fed by the agriculture in the increasing, ठीक है, ओके। एग्रीकल्चर में इंडस लोगों की संख्या कम हो रही है क्योंकि लोग सर्विस सेक्टर की तरफ जा रहे हैं, लेकिन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ रही है क्योंकि लोगों की संख्या बढ़ रही है, तो खाने के लिए डिमांड कर रहे हैं, और ठीक है। चले भाई, तो इंक्रीजिंग द 3 कैटेगरी, फॉरेस्ट का साइज लगातार बढ़ रहा है, एरिया अंडर द नॉन एग्रीकल्चर यूज लगातार बढ़ रहा है, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज, बड़े बड़े शहर बन रहे हैं, करंट फैलो लैंड बढ़ रही है, ठीक है ना, जो 1 साल तक खाली लैंड है, और नेट शोन एरिया, ठीक है ना, वो भी बढ़ रहा है ना। नेट शोन एरिया क्यों बढ़ रहा है? नेट शोन एरिया का मतलब होता है कि कितनी जमीन पर आपने खेती की करंट ईयर के अंदर, उसे नेट शोन एरिया कहते हैं। मान लो कि मेरे पास 10 बीघा जमीन है और 5 बीघा जमीन जो है नेट शोन एरिया, 5 बीघा में मैं अपनी फसल उगाता हूँ, वो लगातार बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है। जनसंख्या अगर बढ़ रही है, पॉपुलेशन अगर ग्रोथ कर रही है, तो फूड डिमांड बढ़ेगी। फूड डिमांड बढ़ेगी तो फूड कहाँ से आएगा? खेतों से आएगा। खेतों से आएगा तो खेतों के अंदर प्रोडक्टिविटी बढ़ाई जाएगी। प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए नेट शोन एरिया बढ़ाना पड़ेगा। नेट शोन एरिया मतलब वो जमीन जिस पर खेती की जाती है उसका साइज बढ़ाना पड़ेगा, तो वो बढ़ रहा है। साथ में 4 आर द डिक्लाइंड, बारन लैंड एंड वेस्टलैंड कम हो रही है। धीरे धीरे वेस्टलैंड जो कि कोई काम नहीं आती है, धीरे धीरे वो क्या हो रही है, वो जो है उसकी डिक्लाइन हो रही है। डिक्लाइन क्यों हो रही है? क्योंकि बड़े बड़े शहर बन रहे हैं,
या फिर इनको भी जो है वो एग्रीकल्चर लैंड में कन्वर्ट किया जा रहा है। कल्टिवेटेबल वेस्टलैंड जो है बहुत कम हो रही है क्योंकि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की लगातार डिमांड बढ़ रही है, साथ ही के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए ज़मीन चाहिए। एरिया अंडर द पॉस्चर एंड ट्री क्रॉप ये कम हो रहा है, इस पे लोग कब्जा कर लेते हैं। पॉस्चर लैंड होती है जिन्हें हम चारागाह भूमि कहते हैं, ठीक है ना, छोटे छोटे जंगल होता है जहाँ पानी के स्रोत होते हैं, ट्री क्रॉप्स होती है, वो खत्म की जा रही है। क्यों? या तो गाँवों के साइज बढ़ रहे हैं, टाउनशिप्स बढ़ रही है, इंडस्ट्रियल एरिया बढ़ रही है, या फिर किसान इन पे कब्जा करके इन पे खेती करके फसल उगा रहा है। साथ में फैलो लैंड, ठीक है ना, फैलो लैंड भी कम हो रही है, पड़ती भूमि भी लगातार क्या हो रही है, कम हो रही है, खाली नहीं छोड़ रहे भूमि को। अब हम 100% लैंड का यूज करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। चलो, तो 3 कैटेगरीज में, ये 4 कैटेगरीज में तो बढ़ रही है और 4 कैटेगरीज में कम हो रही है ना। 4 कैटेगरीज कर लेते हैं आप इसको, 4 कैटेगरीज, ठीक है ना। 4 कैटेगरीज में कम हो रही है और 4 कैटेगरीज में बढ़ रही है। नेक्स्ट, कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज, सीपीआर क्या होता है? सबसे पहले इसको समझ लो कि भाई सीपीआर क्या है। ये सीपीआर क्या है? कॉमन प्रॉपर्टी राइट। आप आसपास में जाते होंगे, आपने गार्डन्स देखे होंगे आपके आसपास, है ना, आपके डीडीए, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, जयपुर में चलता है जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी, बड़े बड़े मॉलों में गार्डन्स होते हैं, लोग जाते हैं, घूमते हैं, बगीचे होते हैं, ठीक है। आपने कई सारे सामुदायिक भवन देखे होंगे। कई बार आपने गांव के अंदर बहुत बड़ी जमीन खाली देखी होगी जिसमें बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं, जहाँ पर सब लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। तो कॉमन प्रॉपर्टी वो होती है जो गवर्नमेंट की होती है या किसी पंचायत की होती है या किसी जिला परिषद की होती है, जिस पर सबका हक होता है, वहां पर किसी को आने जाने से नहीं रोका जाता, ठीक है ना। वो लैंड को सीपीआर कहते हैं, ठीक है। एक तो पर्सनल लैंड होती है और एक सीपीआर लैंड होती है ना, कॉमन प्रॉपर्टी जो कि गवर्नमेंट की है। द सीपीआर आर यूज्ड कॉमनली पर्पस सोसाइटी ओन्ड बाय द स्टेट, स्टेट मतलब गवर्नमेंट, है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। दे प्रोवाइड द फूडर और लाइव स्टॉक फ्यूल एंड द हाउस होल्ड। गाँवों के अंदर इस तरह की जो लैंड होती है वो पॉस्चर लैंड जो है वो सीपीआर में आती है। पॉस्चर लैंड होता है उसमें थोड़ा जंगल उगा होता है, वहाँ पर तालाब वगैरह होते हैं, वहाँ पे घास उगती है, तो गाँव के लोग अपने मवेशियों को चरवाते हैं, पानी पिलाते हैं, साथ में ही फ्यूल के लिए लकड़ी भी ले आते हैं। गाँव में आज भी चूल्हे चलते हैं, वैसे तो धीरे धीरे चूल्हों की संख्या कम हो रही है, लेकिन फिर भी चूल्हों पर खाना बनता है, तो लकड़ी ले आते हैं। They produce the minor forest products such as the fruits, nuts, fiber and the medicinal plants भी वहाँ मिलते हैं। तो सब जिनके कोई भी तोड़ सकता है, उनको लेके आ सकता है वहाँ से। एवरी मेंबर हैज़ राइट टू एक्सेस, गांव का या शहर का कोई भी व्यक्ति यहाँ पर जा सकता है। तो वो प्रॉपर्टी जो सबकी कॉमन उसे सीपीआर कहते हैं, और वो प्रॉपर्टी अंडर द गवर्नमेंट, अंडर द पंचायत होती है, ठीक है। नेक्स्ट, एग्रीकल्चर लैंड यूज इन इंडिया, द कंट्रीब्यूशन ऑफ द लैंड इन द एग्रीकल्चर यूज इन द मोर इंपॉर्टेंट, ठीक है। लैक ऑफ द एक्सेस ऑफ द लैंड, ऑफ द पॉवर्टी, द प्रोडक्टिविटी डिपेंड ऑन द क्वालिटी ऑफ द लैंड, ठीक है ना। लैंड ओनरशिप हैज द सोशल वैल्यू इन द नेचुरल एरिया। तो इंडिया के अंदर जो है वो एग्रीकल्चर लैंड यूज इन इंडिया क्या है, कंट्रीब्यूशन ऑफ द लैंड इन एग्रीकल्चर यूज इज मोर इंपॉर्टेंट। भाई किस तरह से यूज किया जा रहा है, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। लैक ऑफ द एक्सेस ऑफ द लैंड लीड्स टू द पॉवर्टी, ठीक है। प्रोडक्टिविटी डिपेंड्स ऑन द क्वालिटी ऑफ द लैंड। अगर जमीन अच्छी होगी, अच्छी सॉइल होगी, हेल्दी सॉइल होगी, तो फर्टाइल भी होगी और प्रोडक्शन भी ज़्यादा होगा। और गाँवों के अंदर जो लैंड है, ठीक है ना, उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है। उसकी वैल्यू इसलिए ज़्यादा है क्योंकि वो एक सोशल एस्पेक्ट है। गाँव के लोगों के लिए ज़मीन का, खुद का ज़मीन का होना एक बहुत ही इमोशनल जो है वो फैक्ट है, ठीक है ना, बहुत इमोशनल फैक्ट है। ओके, तो टोटल जो है कल्टिवेबल लैंड, जो टोटल कल्टिवेबल लैंड होती है उसका फॉर्मूला क्या है, नेट शोन एरिया प्लस फैलो लैंड प्लस कल्टिवेबल वेस्ट लैंड। तो जो कल्टेबल लैंड होती है जहां पर खेती की जा सकती है उसमें आता है एक नेट शोन एरिया, नेट शोन एरिया जिसमें आप खेती करते हो। फैलो लैंड जो कि 1 साल से खाली पड़ी है, और कल्टेबल वेस्ट लैंड जो कि 5 साल से खाली पड़ी है, लेकिन 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 आप इस पर खेती कर सकते हो, ठीक है। Since there is no extra land available, only the high yield varieties can increase the productivity. The number of the time of the land can be increased by the providing irrigation, crop intensity can be raised. तो हाई यील्ड सीड्स के आने की वजह से कम जमीन पर भी आप अच्छी प्रोडक्टिविटी ले सकते हो। साथ में ही इरिगेशन के भी साधन धीरे धीरे बढ़ रहे हैं और इससे भी प्रोडक्टिविटी लगातार बढ़ती जा रही है ना। अब क्रॉपिंग सीजन्स की बात कर लें तो इंपॉर्टेंट है 3 क्रॉपिंग सीजन्स, खरीफ, रबी और जायद। जून से सितंबर तक अगर हम बात कर लें, जब मानसून की बारिश होती है तो उसे खरीफ कहता है, ठीक है। राइस, कॉटन, मिलेट्स एंड ग्राउंडनट्स होता है, ठीक है ना। ओके, मेजर कल्टिवेटेड नॉर्दर्न स्टेट ऑफ द इंडिया। तो नॉर्दर्न स्टेट ऑफ द इंडिया जो है, ठीक है, नॉर्दर्न स्टेट ऑफ द इंडिया की अगर हम बात कर लें तो इंडिया की इस काल के अंदर, है ना, इस पार्ट के अंदर खरीफ का जो सीजन होता है जो जून से सितंबर तक होता है, उसमें राइस, कॉटन, मिलेट्स और ग्राउंडनट। और इसी सीजन में साउथ इंडिया के अंदर राइस, मेज, रागी, जवार और ग्राउंडनट कल्टीवेट कहते हैं। रबी सीजन जो कि सर्दियों में आता है, अक्टूबर अक्टूबर नवंबर से लेकर के मार्च अप्रैल तक, ये जून से लेकर सितंबर तक, ये अक्टूबर नवंबर से लेकर के अप्रैल तक, क्या होगा, अप्रैल तक, ठीक है ना, अप्रैल तक ये सीजन होता है, ठीक है।
और इसमें वीट, ग्राम, राइस, मेज, मिलेट्स नॉर्थ इंडिया के अंदर, और साउथ इंडिया में राइस, मेज, रागी, ज्वार और ग्राउंडनट ग्रो किया जाता है। जायद सीजन की बात करें तो अप्रैल से लेकर जून तक, ठीक है ना भाई, अप्रैल से लेकर जून तक जायद, जायद के बाद में खरीफ, खरीफ के बाद में रबी, तो साइकिल चलता रहता है पूरे साल भर। वेजिटेबल एंड फ्रूट्स, ठीक है ना, और इस समय जो होती है वो गर्मी पड़ती है और बारिश की शुरुआत होने वाली होती है, तो आपके कुकुम्बर है, आपके जो वाटर मेलन है, वो सब इसके अंदर ग्रो करते हैं। और साउथ इंडिया में राइस, वेजिटेबल और फोडर, फोडर मतलब मक्का, जानवरों को खिलाने के लिए चारा उगाते हैं, ठीक है ना, ठीक है। तो ये 3 सीजन है, तो इन 3 सीजन को एक सिंपल मैनर में अगर हम समझें, तो सबसे पहले अगर हम इसको मैं ईजी कर दूं आपके लिए, ठीक है ना, ईजीएस्ट वे में मैं कर दूं, तो सबसे पहले अगर हम साइकिल चलाएं तो रबी, ठीक है ना, सबसे पहले साइकिल चलाएं रबी। तो रबी जो है अगर हम बात कर लें तो अक्टूबर, अगर रबी की हम बात करें, अगर रबी की बात करें तो अक्टूबर से लेकर के, अक्टूबर से लेकर के अप्रैल तक, अक्टूबर नवंबर से मार्च अप्रैल तक। फिर अप्रैल के बाद में फिर आगे आपकी क्या, जायद, जायद, जायद की बात अगर हम कर लें यहाँ पर तो अप्रैल से लेकर के जून तक, और उसके बाद बात कर लें तो फिर है खरीफ, खरीफ, खरीफ जो है वो जून से लेकर के अक्टूबर फर्स्ट वीक तक, सितंबर से अक्टूबर तक। तो इस तरह का साइकिल जो है ये लगातार चलता रहता है, ठीक है ना, रबी, खरीफ, जायद, खरीफ के बाद में फिर रबी, रबी के बाद में फिर जायद, जायद के बाद में फिर खरीफ, इस तरह का साइकिल लगातार चलता रहता है, ठीक है ना, ठंड के मौसम में, गर्मी के मौसम में और मानसून के समय। ओके, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट जो एग्रीकल्चर है वो हो रही है किसकी, वीट की और मस्टर्ड की, सबसे इंपॉर्टेंट। जायद में वेजिटेबल एंड फ्रूट्स, और खरीफ में सबसे इंपॉर्टेंट है अगर हम बातचीत कर लें तो मक्का, और साथ में राइस और बाजरा, ठीक है ना, इन 3 को तो याद रखना ही रखना है। चलें भाई, तो 3 पीरियड हो गए। अब टाइप ऑफ फार्मिंग, अब तक जो हमने फार्मिंग देखी है, ठीक है ना, वो इस तरह की फार्मिंग्स है ना, जैसे सब्सटेंस फार्मिंग है। सब्सटेंस फार्मिंग मतलब जो गरीब किसान होता है, जिसके पास में बहुत कम जमीन होती है और उससे वो केवल अपना ही पेट पाल सकता है, बेचता नहीं, केवल इतना ही उगाता है जितने कि उसका पेट पल जाए, ठीक है ना, उसे सब्सटेंस फार्मिंग कहते हैं। कमर्शियल फार्मिंग जो होती है कॉटन की, शुगर केन की, टी की, जूट की और कॉफ़ी की जो फार्मिंग है वो कमर्शियल फार्मिंग है, जो पैसा कमाने के लिए की जाती है। इंटेंसिव एंड द एक्सटेंसिव फार्मिंग की बात कर लें तो बहुत ज़्यादा जो है लोगों के साथ में नॉर्थ इंडिया के अंदर जो ब्रह्मपुत्र और गंगा प्लेन है वहाँ पर चावल की खेती वगैरह इसमें की जाती है। प्लांटेशन फार्मिंग में टी और कॉफ़ी, रबड़, ठीक है ना, खास करके इंडिया में टी और कॉफ़ी प्लांटेशन फार्मिंग के अंदर, और गन्ना। ड्राई लैंड फार्मिंग जो है वो ऐसे एरिया में होती है जहाँ पर 75 सेंटीमीटर बारिश होती है ईयरली, 75 सेंटीमीटर ईयरली जहाँ बारिश होती है, ठीक है ना, उन एरियाज में। इनमें राजस्थान भी है, इनमें गुजरात भी है, इनमें इंटीरियर पार्ट ऑफ द महाराष्ट्र है, तेलंगाना है, एमपी है, छत्तीसगढ़ है, जहाँ पर 75 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है और ड्राई लैंड होती है फार्मिंग, है ना, ठीक है। मिक्स्ड फार्मिंग जो है, मिक्स्ड फार्मिंग के अंदर एक तो मल्टीपल क्रॉप्स भी है और साथ के अंदर ही एनिमल हस्बेंड्री भी है, जानवर भी साथ पाले जाते हैं, दूध के लिए, मिल्क के लिए, ठीक है ना, मीट के लिए एंड ऑल। और वेटलैंड फार्मिंग जो है वो जूट की और चावल की खेती, जहाँ बहुत ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करना होता है, उसे वेटलैंड फार्मिंग कहते हैं, तो मोटे टाइप है। साथ में अगर हम इरिगेशन वैल्यू को पकड़ लें, जैसा कि अपन ने पहला पकड़ा था, ठीक है ना, जैसा कि अपन ने यहाँ शुरुआत में अपन ने लिया था, और मैं इसको वापस यहाँ पे नीचे भी ले आता हूँ इस पॉइंटर को, जिससे कि आपको पढ़ने में और समझने में और आसानी हो, है ना। तो ये इसके बारे में बात की थी अपन ने, टाइप ऑफ द फार्मिंग के बारे में बात कर रहे थे अपन लोग, ठीक है ना, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इरिगेटेड फार्मिंग है, प्रोडक्टिव और प्रोडक्टिव, इन दो को समझना। इरिगेटेड फार्मिंग का मतलब क्या है, आप खेती करने के लिए आपकी जो पानी की निर्भरता है, आपकी डिपेंडेंसी जो है वाटर पर, वो इरिगेशन पर है। और इरिगेशन का मतलब है वो नेचुरल नहीं है, वो इरिगेशन जो है वो आर्टिफिशियल है। जैसे इंदिरा गांधी कैनाल है, ठीक है ना, आप अगर ग्रामीण पृष्ठभूमि से बिलोंग करते हैं, रूरल बैकग्राउंड से अगर आते हैं, तो आपने देखा होगा कई सारे रीजन्स में, अगर मैं हरियाणा की बात कर लूँ, पंजाब की बात कर लूँ, वेस्टर्न यूपी की बात कर लूँ, राजस्थान में वेस्टर्न राजस्थान की बात कर लूँ, गंगानगर, हनुमानगढ़, जैसलमेर, बीकानेर की बात कर लूँ, अगर मैं कर्नाटका की, केरल की बात करूँ, तमिलनाडु की, तेलंगाना की बात करूँ, तो बहुत सारे ऐसे फार्मिंग एरियाज़ हैं जहाँ पर कैनाल के थ्रू इरीगेशन होता है, सिंचाई होती है, क्योंकि बारिश कम हो रही है कुछ एरियाज़ में, ठीक है ना।
इस वजह से कैनाल सिस्टम बनाया गया, नदियों पे बहुत बड़े बड़े कैनाल सिस्टम्स बनाए गए, डैम बनाया गया है। तो ये जो इरिगेटेड फार्मिंग है उसे कहते हैं इरिगेटेड फार्मिंग, जो कि जिसके अंदर एक तरीके से आर्टिफिशियली इरिगेशन की जरूरत पड़ती है। तो वो दो तरह की होती है इरिगेटेड फार्मिंग, एक होती है प्रोटेक्टिव और एक होती है प्रोडक्टिव। इरिगेटेड फार्मिंग में कैनाल के अलावा हम लोग जो है वो कुओं को भी इस्तेमाल करते हैं, कुओं से भी पानी निकालते हैं, सबसिमर्बल कहते हैं उसको, टिलो पंप्स कहते हैं, उनसे जमीन से भी पानी निकाल करके और जो है अपनी खेती में देते हैं, तो वो भी इरिगेशन में आता है। तो आप खेत में सिंचाई क्यों कर रहे हो? या तो अपनी फसल को बचाने के लिए सूखने से तब करोगे, या फिर उत्पादन बढ़ाने के लिए। कुछ इलाके ऐसे होते हैं जहां पर उत्पादन ज्यादा हो या कम हो उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फसल बच जाए, 100 बोरी ना हो लेकिन 50 बोरी तो हो जाए। राजस्थान और गुजरात के कुछ एरिया जो है वो प्रोटेक्टिव इरिगेशन करते हैं, वो पानी को बचा के रखते हैं, पहले बारिश का इंतजार करते हैं, एक दो बारिश होगी तो खुश हो जाता है कि चलो ठीक है अपना पानी वेस्ट नहीं हो रहा। और अब जब वो इरिगेशन करेंगे कुएं के थ्रू या फिर कैनाल के थ्रू, तो केवल उनका पहला जो टारगेट होगा, प्राइमरी टारगेट, वो प्रोडक्शन नहीं होगा, वो होगा प्रोटेक्शन, है ना, क्योंकि पानी कम है। तो वो केवल ये चाह रहे हैं कि 10 बीघा खेत में यार मेरी 50 बोरी गेहूं की हो जाए, या 30 बोरी या 20 बोरी गेहूं की हो जाए, जिससे मेरा खर्चा चल जाए बस। तो प्रोटेक्शन है दिमाग के अंदर, प्रोडक्शन नहीं है। लेकिन कुछ इलाके पंजाब हरियाणा के और वेस्टर्न यूपी के इलाके हैं जहां पर प्रोडक्शन के लिए सिंचाई की जाती है, फसल अच्छी खड़ी है लेकिन और पानी दो इसको, जिससे और ज्यादा प्रोडक्शन हो सके। तो इरिगेशन दो तरीके से होता है, एक प्रोडक्टिव और एक प्रोडक्टिव, ठीक है। फिर रेनफेड फार्मिंग है, ड्राई लैंड, जहां पर 75 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है वहां पर ड्राई लैंड फार्मिंग करते हैं, बाजरा वाजरा जवार वार जो है ड्राई लैंड फार्मिंग है, ठीक है ना। वेटलैंड फार्मिंग में जूट और राइस है, ब्रह्मपुत्र गंगा के मैदान में बहुत ज्यादा बारिश होती है तो वेटलैंड फार्मिंग करते हैं, ठीक है। अब यहां पढ़ लेते हैं, प्रोटेक्टिव इरिगेशन acts the supplementary sources of the water over the land above the rainfall. The strategy of this the kind of the irrigation is to provide the soil moisture to the mixed possible area, maximum possible area. तो इनका प्राइमरी टारगेट होता है फसल को बचाना, कुछ नहीं से कुछ ठीक, ये इनका प्राइमरी टारगेट होता है। अब प्रोडक्टिव इरिगेशन की अगर हम बातचीत कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, तो इट्स मीन टू द प्रोवाइड सफिशिएंट सॉइल मॉइस्चर टू द क्रॉपिंग सीजन टू अचीव द हाई प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी के लिए पानी दे रहे हैं, बारिश भी अच्छी है, पानी भी अच्छा है, लेकिन प्रोडक्टिविटी के लिए दे रहा है। ड्राई लैंड फार्मिंग इज द ऑलरेडी कन्फर्म्ड ऑफ द रीजन द हैविंग द एनुअल रेनफॉल लेस देन 75 सेंटीमीटर, ठीक है। चले भाई, और वेटलैंड फार्मिंग की बात कर लेते हैं। वेटलैंड, द रेनफॉल इज इन द एक्सेसिव सॉइल, द मॉइस्चर रिक्वायरमेंट ऑफ द प्लांट ड्यूरिंग द रेनी सीजन सच इज द रीजंस में फेस द फ्लड एंड सॉइल इरोजन हैजार्ड। तो अगर हम बात कर लें तो भारत की जो ये इलाके हैं, अगर अगर इंडिया के कुछ इलाकों की बारे में बात कर लूँ, ये वाला एरिया जो है, जैसे बिहार भी मैं शामिल करता हूँ, कुछ इलाका झारखंड का भी है, वेस्ट बंगाल का भी है, असम का भी इलाका है, तो यहाँ पर जो है हम देखते हैं चावल की खेती हो रही है और बड़े स्तर पे हो रही है, और साथ में यहाँ पे बहुत सारी जो है फ्लड भी आ रहा है, ठीक है ना। और फ्लड की वजह से जो है, बाढ़ की वजह से जो है इरोजन हो रहा है, जो अच्छी जो लेयर है सॉइल की, जो फर्टाइल लेयर है वो पानी के साथ बह जाती है, ठीक है ना। तो वेटलैंड फार्मिंग हो रही है। तो कितनी तरह की होगी बात कर ले तो इरिगेटेड फार्मिंग दो तरह की है, प्रोडक्टिव, और रेनफेड फार्मिंग दो तरह की है, ड्राई लैंड जहां कम बारिश होती है, वेटलैंड जहां ज्यादा बारिश होती है, सिंपल मैनर। ओके, चले भाई, अब बात कर लेते हैं क्रॉपिंग सिस्टम की, ठीक है ना। किसकी बात कर लेते हैं? क्रॉपिंग सिस्टम की बात कर लेते हैं, ठीक है ना, कि क्रॉपिंग सिस्टम के अंदर क्या कुछ है। तो क्रॉपिंग सिस्टम को लेकर के मैंने आपको पहले भी यहाँ, जब अपन ने इस लेसन को समराइज किया था, तो यहाँ पर भी आपको मैंने बताया था कि कौन कौन से क्रॉपिंग जो है पैटर्न्स, वो कौन कौन से क्रॉप्स जो है वो हम अलग अलग भारत के अलग अलग हिस्सों में जो है हम उगाते हैं। तो इसमें हम देखते हैं क्रॉप्स की बात करते हैं, कार्निल्स है, राइस व्हीट है, पल्सेस में ग्राम है, अरहर है, बहुत सारी दालें हैं, ठीक है ना। ऑयल सीड्स में ग्राउंड नट है, सोयाबीन है, रेपसीड है, मस्टर्ड है। फाइबर्स क्रॉप में कॉटन, जूट है, ठीक है ना। अदर क्रॉप्स में टी, कॉफी, शुगर केन है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर चावल की खेती की। सबसे पहले अगर हम बातचीत कर लें तो चावल की खेती के बारे में बात करते हैं, राइस के बारे में बात करते हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा खाना खाया जाने वाला, है ना, एक इम्पोर्टेंट धान जो है, ग्रेन जो है वो चावल है। साथ में अगर हम बात करें तो इंडिया के अंदर भी सबसे प्राइमरी जो सबसे ज़्यादा जिसकी एग्रीकल्चर की जाती है वो चावल की जाती है। अगर हम साउथ इंडिया को देख लें, ईस्ट इंडिया को देख लें, लाइक बिहार, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, बंगाल, साथ के अंदर नॉर्थ ईस्ट के स्टेट, साउथ के अंदर केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ठीक है, लोग चावल बहुत खाते हैं। इसलिए भारत के अंदर भी फर्स्ट रैंक पे जो है चावल और सेकंड रैंक पे जो है आपका गेहूं है। गेहूं जो है रोटी वगैरह खाना नॉर्दर्न इंडिया में ज़्यादा इसका चलन है, ठीक है ना, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, MP, दिल्ली, यूपी, ठीक है ना। चले भाई,
ये इंडिया के अंदर वो इलाके हैं, ठीक है ना, जो आपको दिख रहे हैं, ये सब के सब इलाके, बिहार, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, ये सब इलाके जहाँ पे मैं डॉट लगा रहा हूँ, ये सब इलाके जो हैं वो ये सब के सब इलाके, ये जो है चावल वाले इलाके हैं सब के सब, ठीक है ना, जहाँ पे राइस कर रहा है। चलो भाई, राइस इज अ ट्रॉपिकल ह्यूमिड एरिया। ये क्रॉप किसकी, ट्रॉपिकल एरिया की क्रॉप है। अगर देखें तो ट्रॉपिकल एरिया का मतलब कर्क और कैंसर के बीच, कैंसर और कैप्रिकॉन के बीच का एरिया ट्रॉपिकल एरिया कहलाता है। तो ट्रॉपिकल एरिया की जो है ये फसल है। द ग्रोन ऑन द सी लेवल 2000 मीटर एल्टीट्यूड है, 2000 मीटर तक जो है ये किसी खेती की जा सकती है। 3000 वेराइटी आर ग्रोन, बासमती राइस, ये राइस, वो राइस, 3000 वेराइटीज है। और ग्रोन इन द सीजन, ओस, अमन एंड बोरा। जैसे अपन बात करते हैं ना खरीफ, जायद और रबी की, वैसे ही जो राइस की जो सीजन है उसको हम ओस, अमन और बोरा कहते हैं बंगाली भाषा में। ओस सेम टू सेम, खरीफ, जायद एंड रबी, वैसे इसको ओस, अमन और बोरा कहते हैं। तीनों सीजन में जो है चावल उगाया जाता है। इन द हिमालयज एंड द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री इट इज द ग्रोन एज ए खरीफ क्रॉप ड्यूरिंग द साउथ वेस्ट मानसून सीजन। तो खरीफ क्रॉप के रूप में इसको उगाया जाता है, ठीक है। 22% ऑफ द राइस प्रोडक्शन इन इंडिया, सेकंड आफ्टर चाइना। तो इंडिया में 22% राइस प्रोडक्शन होता है और सेकंड आफ्टर द चाइना। चाइना के बाद में दूसरा स्थान जो है वो भारत का है भाई राइस प्रोडक्शन में। ओस, अमन और बोरा जो है वो एक इंपॉर्टेंट मैनर है, इसको याद रखना है, ठीक है। चले भाई आ जाए, है ना। 1/4 एरिया अंडर द राइस कल्टीवेशन इन इंडिया। द लीडिंग स्टेट ऑफ द वेस्ट बंगाल, पंजाब एंड यूपी। पंजाब में इरिगेशन की वजह से जो है वो बहुत ज़्यादा खेती होती है। यील्ड लेवल इज हाई इन द पंजाब, तमिलनाडु, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, वेस्ट बंगाल एंड केरला, ठीक है ना। तो यहाँ पे हाई यील्ड का बीज यूज करते हैं, यहाँ पे इरिगेशन सिस्टम अच्छा है। सबसे ज़्यादा अगर देखें तो वेस्ट बंगाल में है, लेकिन अगर यील्ड लेवल की बात करें, पर हेक्टेयर अगर प्रोडक्शन की बात करें तो पंजाब में प्रोडक्शन ज़्यादा है। अब बात करते हैं वीट की। अगर वीट की बात करें तो सेकंड लार्जेस्ट जो है वो वीट का प्रोडक्शन होता है। और वीट के प्रोडक्शन की जो मेन स्टेट है वो ये है। इन इलाकों में जो है वो वीट का प्रोडक्शन होता है इन स्टेट्स में। 2021, 22, 23 के भी आंकड़े यही है, सिमिलर ही है, ज़्यादा अंतर नहीं आता। तो जो सबसे ज़्यादा है उत्तर प्रदेश जो है फर्स्ट रैंक पर है। फिर बात करें सेकंड में मध्य प्रदेश है, थर्ड में पंजाब है, फोर्थ पर हरियाणा है, फिफ्थ पे राजस्थान है, सिक्स्थ के ऊपर अगर बात कर लें अपन, ठीक है ना, बिहार है, फिर सेवन्थ पर गुजरात है, फिर एट्थ पर महाराष्ट्र है। ये एरिया जो है यहाँ पर गेहूं का उत्पादन होता है और सेकंड लार्जेस्ट क्रॉप है इंडिया के अंदर। फर्स्ट जो है वो राइस है, ठीक है। और ये जो है रबी में जो वीट जो है वो रबी पूरे इंडिया में अगर हम बात कर लें तो रबी क्रॉप है ना। रबी क्रॉप की बात करें तो सर्दियों में बोई जाती है और गर्मियों में काटी जाती है ना, ठीक है ना। सर्दियों मतलब अक्टूबर नवंबर में सीडिंग की जाती है और कल्टीवेट जो है वो क्या आता है अप्रैल, मार्च, अप्रैल के अंदर, ठीक है। रबी की क्रॉप है वीट, ओके। और इंडिया में उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा होती है और सेकंड लार्जेस्ट कार्नेल है। द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रॉप, द 12% ऑफ द प्रोडक्शन एरिया, 22% प्रोडक्शन एरिया किसका था, राइस का। इसका कितना 12% है, ठीक है। इट इज़ द प्राइमरी क्रॉप ऑफ द टेम्परेट जोन, है ना। प्राइमरी क्रॉप, टेम्परेट जोन का मतलब अगर हम बात करें तो लगभग 30 से 35 डिग्री 30 से 35 डिग्री के बीच में, लैटिट्यूड के बीच में जो इलाका है टेम्परेट एरिया है वहाँ की इंपॉर्टेंट है। और पूरी दुनिया के अंदर अगर अपन देखें टेम्परेट जोन की अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो ये तो 0 डिग्री है, ये 23.5 डिग्री है, और यहाँ पर अगर हम बात कर लें तो 23.5 डिग्री, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये कैंसर, ये कैप्रिकॉन। तो ये वाला जो इलाका है अगर हम मोटा मोटी यहाँ पर बातचीत कर लें तो लगभग 35 से लेकर के 45-55 तक का इलाका जो है लैटिट्यूड्स में। पेरीज की बात करते हैं, स्टेपिस की बात करते हैं, वेल्ड की बात करते हैं, पंपास की बात करते हैं, कैंटरबरी की बात करते हैं, पुस्टास की बात करते हैं। ये हमने फर्स्ट बुक में हमने प्राइमरी एक्टिविटीज़ में बात की थी। तो सबके सब एरिया जो है वो टेम्परेट जोन के एरिया है और ये फसल भी जो है वो टेम्परेट फसल है, ठीक है ना, ओके। इट इज़ द प्राइमरीली अ क्रॉप ऑफ टेम्परेट जोन, द जनरली इन द विंटर ग्रोन रबी सीजन के अंदर, ठीक है। चले भाई, ठीक है, ये मैप हो गया। द कॉन्सेंट्रेटेड इन नॉर्थ इंडिया, इन सेंट्रल इंडिया इज द इंडो गंगेटिक प्लेन लाइक यूपी, बिहार, हरियाणा, पंजाब, मालवा प्लेटू, मध्य प्रदेश, हिमालय अप टू द 2700 मीटर एल्टीट्यूड तक इसको उगाया जा सकता है। ग्रोन इन द नॉर्थ एंड द सेंट्रल इंडिया, इरिगेशन इज द एसेंशियल। द रेन फेड क्रॉप इन द हिमालय रीजन, है ना। हिमालय रीजन में उन इलाकों में ही होती है जहाँ पर बारिश होती है, ठीक है। 14% ऑफ द एरिया इज अंडर द वीट कल्टिवेशन, 14%, और 12% प्रोडक्शन है और 14% एरिया में इसको बोया जाता है। लीडिंग प्रोड्यूसर इज द यूपी, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और एमपी, ठीक है ना, लीडिंग प्रोड्यूसर है। चले भाई नेक्स्ट है ज्वार, ठीक है ना। तो 3% ऑफ द क्रॉप्ड एरिया, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये। अंडर दिस क्रॉप द मेन फूड क्रॉप ऑफ द सेमी एरिड एरिया ऑफ द सेंट्रल एंड द साउथर्न इंडिया।
द महाराष्ट्र अलोन द प्रोड्यूसर ऑफ द 1/2 प्रोडक्शन जवार का, ठीक है ना। इज द अदर एरिया इज द कर्नाटका, एमपी, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ठीक है ना। ओके चले भाई, अब पढ़ेंगे हम बाजरा। आगे नेक्स्ट है बाजरा, ठीक है, क्या है बाजरा। चले बाजरा, द हॉट एंड द ड्राई क्लाइमेटिक कंडीशन द नॉर्थ वेस्टर्न एंड वेस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडिया, ठीक है ना, नॉर्थ वेस्टर्न एंड वेस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडिया। बाजरा, अगर बाजरे की बात कर लें, ठीक है ना, ये वाला एरिया खास करके गुजरात में भी होता है, एमपी में भी होता है, राजस्थान में भी होता है, ऐसे छोटे मोटे इलाकों में तो बंगाल में भी होता है बाजरा। लेकिन अगर मोस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट एरियाज को हम मान के चलें, गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा, राजस्थान, ठीक है। द ग्रोन ड्राउट रेजिस्टेंस क्रॉप, ठीक है ना, ये ड्राउट रेजिस्टेंस क्रॉप है, सूखे में भी उग सकती है, इसलिए राजस्थान में बहुत ज्यादा उगती है जहां कम बारिश होती है, ठीक है। ओके, इट इज द कल्टिवेटेड अलॉन्ग द मिक्स्ड क्रॉप, है ना। ओके, 5.2% ऑफ द टोटल क्रॉप एरिया, लीडिंग प्रोड्यूसर इज द महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान एंड हरियाणा। चलो भाई, अब एक बार आपको मैं बीच में थोड़ा सा ले जाता हूँ एक दूसरी दुनिया में। आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ में ही CUT.24/7 का टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें आप लोग, वहाँ पर इन सभी क्लासेस के नोट्स मिलते हैं, ठीक है ना। और वन शॉट की जो पूरी की पूरी लिस्ट है, प्ले लिस्ट है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रखा है, साथ में डिस्क्रिप्शन में ऐप का भी लिंक दे रखा है, आप ऐप को डाउनलोड करें, है ना। अड्डा 24/7 के ऐप को डाउनलोड कर लें। आप कैसे आउट करेंगे, आप गूगल प्ले स्टोर पे जाएं या ऐप स्टोर पे जाएं या गूगल पे करें और अड्डा 24/7 का ऐप डाउनलोड करने के लिए कहें, वहाँ पे लिखें। जैसे आपका अड्डा 24/7 का ऐप डाउनलोड होगा, आपको जाना है UGPG एंट्रेंस में, और जैसे आप UGPG एंट्रेंस में गए, आपको CUT UG में जाना है, CUT UG में जाके आपको CUT के महापैक में जाना है, और जैसे आप CUT के महापैक में जाओगे, ठीक है ना, आप कहोगे सर क्लास तो 12th की, CUT का महापैक क्यों, बताऊंगा क्यों। आप CUT आर्ट्स डोमेन में जाओ डायरेक्टली। ये जो CUT का माप है कि ये 12th क्लास के लिए और CUT के लिए, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, पहली बात, ठीक है ना। दूसरी बात कि 12th क्लास के बाद में आपको अच्छी यूनिवर्सिटी के लिए CUT का एग्जाम देना ही पड़ेगा, तो क्यों ना उसकी तैयारी शुरुआत से शुरू कर दें। तो 12th में भी 90% प्लस मार्क्स आ जाए या 95% प्लस मार्क्स आ जाए, और साथ में एक अच्छा कॉलेज में मिल जाए, DU, JNU, जामिया मिलिया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, BHU, ठीक है। तो उसकी तैयारी तो आज से करनी पड़ेगी, एग्जाम में टाइम भी कम बचा है आप, ठीक है ना। और सबसे बड़ी बात क्या है महापैक की, सबसे बड़ी बात है कि आपको बार बार अलग अलग कोर्सेज नहीं ले रहे। जैसे कि हमारे एग्जाम के पास में हमारा रिवीजन बैच आता है, प्रैक्टिस पेपर बैच आता है, ठीक है ना, वो भी सबको आपको इसमें मिल जाएंगे। साथ में प्रतिज्ञा, एम्बिशन, समर्थ 2.0, 3.0, ठीक है ना, सभी बैच आपको इसमें मिलेंगे। एक तरीके से महापैक एक पासपोर्ट है जिससे आप किसी भी कंट्री का सफर कर सकते हैं, मतलब किसी भी बैच में आपको फ्री एंट्री मिल जाएगी। साथ में बुक्स मिलेगी, अनलिमिटेड टेस्ट पेपर दे सकते हो, अनलिमिटेड प्रैक्टिस कर सकते हो, अनलिमिटेड बैच ले सकते हो, ठीक है ना, बाइलैंग्वेज दोनों भाषाओं में। साथ के अंदर ही इसके अंदर CUT की कंप्लीट सिलेबस के साथ साथ में 4 डोमेन भी है, GT प्लस लैंग्वेज, तो ही GT में क्वांट है, रीजनिंग है और GK है, साथ में हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में। साथ के अंदर 4 डोमेन, मोइन सर पढ़ाएंगे पॉलिटिकल साइंस, शानदार जानदार, अनिता मैम पढ़ाएंगी आपको हिस्ट्री, शानदार, मोइन सर पढ़ाएंगे, प्रिंस सर पढ़ाएंगे आपको इकोनॉमी, और मैं ईश्वरधन पढ़ाऊंगा आपको ज्योग्राफी, जबरदस्त, ठीक है। ओके, आपको क्या करना है, केवल बाय नाउ पर जाना है, यहाँ पर कोड लगाना है आपको Y सर G20, इस कोड का आपको इस्तेमाल करना है, और आपको जो है ये बैच पड़ेगा 14,000, लगभग 3600 रुपये का डिस्काउंट मिला, 14,399। इसमें क्या कुछ मिलेगा, सबसे पहले मिलेंगी पूरे साल भर के लिए, है ना, 12th प्लस CUET, सबसे इंपॉर्टेंट 12th की तैयारी भी होगी, CUT की तैयारी भी होगी, पहली बात। दूसरी बात, डेली लाइव क्लास मिलेंगी प्लस रिकॉर्डेड, जो बच्चा लाइव नहीं देख पाए रिकॉर्डेड देख ले, और साल भर तक रहेंगी आपके पास क्लासेस ये। तीसरी बात, डेली DPP, प्रैक्टिस पेपर, रिवीजन बैच इसी के साथ आपको फ्री मिलेगा एग्जाम 12th और बोर्ड के लिए। ऑल बैचेस में आपको एंट्री मिलेगी, ठीक है ना। साथ में आपको प्रैक्टिस पेपर का जो बैच होगा उसमें एंट्री मिलेगी, साथ में अलग से डाउट सेशन होंगे, एक्स्ट्रा क्लासेस होंगी कमजोर बच्चों के लिए जिनको टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है। साथ के अंदर ही अनलिमिटेड जो है वो आपको जो है वो टेस्ट पेपर मिलेंगे, बुक्स मिलेंगी आपको, ठीक है, और साथ में हमारी मेंटरशिप मिलेगी। और जो बच्चे CUT में सिलेक्ट हो गए, जिनके 12th में अच्छे नंबर आए थे, उनसे भी आपको मेंटरशिप कराई जाएगी, ठीक है ना। तो मेरा ईमेल ID जो है वो है YASHWARDHAN yashvardhan.singh@adda247.com, ये मेरी ईमेल ID है। इस पे आप मुझे ईमेल कर सकते हैं पर्सनली, और मैं आपको मेंटरशिप दूंगा कि आप 12th के अंदर भी फोड़ दें और CUT में भी फोड़ दें,
क्योंकि अब टाइम आ चुका है, ठीक है ना। तो अगर अब चूक गए तो फिर चूक ही गए, इसलिए आ जाओ। वाई सर G20 कोड को याद रखना है, इस कोड से आपको डिस्काउंट मिलेगा और मेरी मेंटरशिप मिलेगी। वाई सर G20, ये मेरा कोड है, वाई सर G20, ठीक है। चले भाई वापस टॉपिक पे आ जाते हैं अपन लोग फटाफट। चले भाई, ठीक है। मेज की बात कर लेते हैं, मक्का की बात कर लेते हैं। मैक्सिको की ये मुख्य फसल है और इस फसल का इंडिया में जो यूज़ होता है वो होता है जानवरों को खिलाने में मेनली यूज़ होता है। साथ में भुट्टे भी हम खाते हैं अभी, ठीक है। तो ग्रोन द एनी टाइप ऑफ द लैंड दिस फूड एंड फूडर क्रॉप, मतलब ये खाने में भी मक्के की रोटी बनती है, साथ में जानवरों को भी खिलाया जाता है। 3.6% टोटल क्रॉप एरिया, ये इंपॉर्टेंट, इसको रट्टा मार लेना। is the grown all over the India. The leading producer of the मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, राजस्थान एंड उत्तर प्रदेश, ठीक है ना। yield is high in the southern state of the India. साउथ इंडिया के अंदर इसकी yield हाई है, यानी कि इसका प्रोडक्शन हाई है पर हेक्टेयर। ओके, तो 3.6% में फूड और फूडर क्रॉप दोनों है। क्वेश्चन पूछता है फूड एंड फूडर क्रॉप के बारे में। पल्सेस के बारे में बात कर लेते हैं। जब हम पल्सेस के बारे में बात करते हैं तो पल्सेस के अंदर हम देखते हैं ये स्टेट्स हैं। पल्सेस के अंदर हम देखते हैं कि सबसे ज़्यादा जो है वो मध्य प्रदेश जो है उसकी रैंक फर्स्ट है, ठीक है ना। फिर महाराष्ट्र, फिर राजस्थान, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक है। पल्सेस के अंदर हम कई तरह की दालों के बारे में बात करते हैं। इसमें चने की बात करते हैं, इसके अंदर तुअर की बात करते हैं, इसमें चने की बात करते हैं, मूंग की बात करते हैं, ठीक है ना। किडनी बीन्स यानी राजमा की बात हम इसमें करते हैं। पल्सेस पल्सेस की खेती ज़मीन के लिए भी अच्छी होती है, ठीक है ना, क्योंकि पल्सेस जो होती है उससे नाइट्रोजन फिक्सेशन बढ़ता है और हेल्थ की जो सॉइल की जो हेल्थ है वो भी अच्छी होती है और फर्टिलिटी बढ़ जाती है सॉइल की, ठीक है। तो पल्सेस जमीन के लिए बहुत अच्छा है और स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि प्रोटीन का बहुत रिच सोर्स है। द रिच सोर्स ऑफ द प्रोटीन, द इंक्रीज द नेचुरल फर्टिलिटी ऑफ द लैंड, यूज द रोटेशन, क्रॉप रोटेशन। इंडिया इज द लीडिंग प्रोडक्शन ऑफ द पल्सेस। यूज द क्रॉप रोटेशन, मतलब आपने एक बार तो ग्रेन बोया, चना वना, एक बार ग्रेन बोया आपने, गेहूं और चावल, उसके बाद आपने पल्सेस बो दी, इसको कहते हैं क्रॉप रोटेशन। कि 6 महीने कार्नेल उगाया, 6 महीने आपने पल्सेस उगाई, ठीक है, जिससे कि जमीन की फर्टिलिटी बनी रहती है। द कॉन्सेंट्रेट इन द ड्राई लैंड्स, द 11% ऑफ द टोटल क्रॉप्ड एरिया, द ग्राम्स, तुअर, मेजर क्रॉप्स, है ना। ग्राम्स एंड तुअर आर मेजर क्रॉप्स, ठीक है ना। चले भाई, पिजन बी भी कहता है ग्राम। द कल्टिवेटेड लैंड इज अ सब ट्रॉपिकल एरिया, ठीक है ना, सब ट्रॉपिकल एरिया। इट इज द रबी सीजन, है ना। जैसे वीट जो है रबी सीजन की बड़ी फसल है, वैसे चना भी जो है रबी सीजन की फसल है, यानी अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है और मार्च अप्रैल में इसको काट लिया जाता है। द सेंट्रल वेस्टर्न एंड द नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ द इंडिया, ठीक है ना। अगर सेंट्रल वेस्टर्न पार्ट की बात अगर मैं कर लूँ आपके सामने यहाँ पर नक्शे के ऊपर, तो राजस्थान के अलावा पंजाब, हरियाणा, ठीक है ना, MP, इस पार्ट के अंदर जो है क्या हो रहा है ये हाँ, तो भारत के अंदर जो है वो इस पार्ट के अंदर, इस पार्ट में सबसे ज्यादा इसकी खेती की जाती है। 2.8% ऑफ टोटल क्रॉप एरिया, लीडिंग द MP, UP, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एंड राजस्थान। ओके, चले भाई, तुअर या अरहर की दाल, है ना। द सेकंड इंपॉर्टेंट पल्सेस क्रॉप दैट इज आल्सो कॉल्ड द पिजन पी, लाल कलर की होती है, रेन फेड क्रॉप, बारिश वाले इलाके में होती है। 2% ऑफ टोटल क्रॉप एरिया। महाराष्ट्र अलोंग द कंट्रीब्यूट अबाउट द 1/3, ये इंपॉर्टेंट है भाई, इसको याद करना पड़ेगा। ये पूछता है, एक तो ये वाला क्वेश्चन पूछता है, पिजन पी वाला पूछता है, दूसरा ये पूछता है सबसे ज्यादा कहाँ होती है, महाराष्ट्र के अंदर होती है सबसे ज्यादा, ठीक है ना। अदर लीडिंग प्रोडक्शन इज UP, कर्नाटक, गुजरात एंड MP, ठीक है। ऑयल सीड्स की बात कर लेते हैं, मस्टर्ड्स की बात कर लेते हैं, रैप सीड की बात कर लेते हैं। ऑयल सीड्स जो है उसके अंदर भी गुजरात, फिर राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और तमिलनाडु है, ठीक है ना। ऑयल सीड्स के अंदर सोयाबीन हो गया, सूरजमुखी हो गया, रैप सीड हो गया, मस्टर्ड हो गया, ठीक है ना। इन सब का तेल जो है और ये सब के सब जो है खाने में इनका इस्तेमाल किया जाता है, खाना बनाने में इनका मोस्टली इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है ना। चले भाई, और ये इनके एरियाज हैं। एडिबल ऑयल, द ड्राई लैंड ऑफ द मालवा प्लेटू, मराठवाड़ा, गुजरात, राजस्थान, तेलंगाना एंड रायलसीमा रीजन, ठीक है ना। रायलसीमा एंड आंध्र प्रदेश, ठीक है ना, ऑफ द आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटका प्लेटू एंड ऑयल सीड्स ग्रोइंग रीजन ऑफ द इंडिया, ऑक्यूपाइड अबाउट द 14% ऑफ द टोटल एरिया। तो 14% जो है वो टोटल एरिया के अंदर जो है ये उगाया जाता है ऑयल सीड्स, ठीक है ना। चले, इसमें दो इंपॉर्टेंट है, ग्राउंड नट, मूंगफली का तेल। तो 18.8% टोटल प्रोडक्शन वर्ल्ड इन द इज इंडिया, रेनफेड वहाँ उगाया जाता है जहाँ बारिश होती है। इन द खरीफ सीजन, यानी कि जून जुलाई में बोई जाती है, सितंबर अक्टूबर में काटी जाती है, इसलिए सर्दियों में अपन लोग जो है वो कच्ची कच्ची बढ़िया मूंगफलियाँ खाता है। 3.6% ऑफ द टोटल क्रॉप्ड एरिया,
द लीडिंग प्रोड्यूसर इज द गुजरात, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ठीक है ना, केरला, ठीक है ना, कर्नाटका एंड एमएच महाराष्ट्र, ठीक है। चले भाई नेक्स्ट, रेपसीड मस्टर्ड, ठीक है ना, रेपसीड की बात कर ले, ठीक है ना, और मस्टर्ड की बात कर लेते हैं। द कंटेंस राई, सरसों, तोरी और तारामीरा, दे आर द सब ट्रॉपिकल क्रॉप द ग्रोइंग इन द रबी सीजन। मस्टर्ड जो होती है रबी सीजन की इंपॉर्टेंट फसल है। मस्टर्ड हो गया, ग्राम हो गया, वीट हो गया, ये रबी सीजन की फसलें हैं, ठीक है ना। द फॉरेस्ट फ्रॉस्ट सेंसिटिव, ठंड से बचाना बहुत जरूरी है। इरिगेटेड क्रॉप 2/3 अंडर दिस इरिगेशन, 2.5% क्रॉप्ड एरिया अंडर दिस क्रॉप। द लीडिंग प्रोड्यूस राजस्थान, यूपी, हरियाणा, वेस्ट बंगाल एंड एमपी, ठीक है। ऑयल, अदर ऑयल सीड्स, द सोयाबीन इज द मोस्टली ग्रोन इन द मध्य प्रदेश एंड द महाराष्ट्र, ठीक है। द सनफ्लावर कल्टिवेशन इज द कॉन्सेंट्रेटेड इन कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, एडजॉइन एरिया और महाराष्ट्र, ठीक है ना। कॉटन की बात कर लेते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है कॉटन, ठीक है ना। कॉटन की बात करते हैं तो कॉटन के एरिया है पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र और गुजरात में कॉटन बहुत ज़्यादा होती है। तेलंगाना, कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश के अंदर कॉटन है ना। कॉटन जो होती है फूल होता है और उस पर रुई लगी होती है, उस रुई से जो है यान बनता है, यान से फिर कपड़ा बनता है बाद में, ठीक है। ओके चले भाई। और कॉटन दो तरह की होती है, एक देसी होती है, एक नरमा होती है। एक अमेरिकन कॉटन होती है और एक इंडियन कॉटन होती है। इंडियन कॉटन का धागा छोटा होता है और अमेरिकन कॉटन का धागा लंबा होता है, ठीक है। चले भाई cotton. The grown in the kharif season. The semi-arid irrigation short staple and long staple are growing. छोटा और लंबे धागे वाले। द ब्लैक सॉइल इज सुटेबल, महाराष्ट्र में होती है, इसलिए ब्लैक सॉइल को काली कपासी मिट्टी भी कहते हैं, ब्लैक कॉटन सॉइल भी कहा जाता है। The India rank is fourth in the world after the China, US and Pakistan. 8.3 of the world production, 4.7 total cropped area. There are the 3 cotton growing area is part of the Punjab, Haryana and North and Rajasthan and Northwest, ठीक है। राजस्थान के अंदर मोस्टली भीलवाड़ा के अंदर और आपके गंगानगर और हनुमानगढ़ में, ठीक है। चले गुजरात एंड महाराष्ट्र इन द वेस्ट, द प्लाटो ऑफ द आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटक एंड तमिलनाडु। द लीडिंग प्रोड्यूस ऑफ दिस क्रॉप इज महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, पंजाब एंड हरियाणा। तो महाराष्ट्र में होती है सबसे ज़्यादा, फिर गुजरात में होती है, फिर आंध्र प्रदेश, पंजाब और हरियाणा में। जूट की बात कर ले, जूट को गोल्डन फाइबर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गोल्डन फाइबर भी जो है वो जूट को कहा जाता है। क्या कहते हैं? गोल्डन फाइबर भी कहते हैं। इसके बैग वैग बनते हैं और सबसे ज़्यादा ये ब्रह्मपुत्र वाले एरिया में, गंगा और ब्रह्मपुत्र एरिया यानी कि बंगाल में जो है सबसे ज़्यादा इसका प्रोडक्शन होता है जूट का, ठीक है ना। और ये कैश क्रॉप है, मतलब कमर्शियली ही इसको कहा जाता है, इसका पर्सनली कोई यूज़ होता नहीं है खाने में या पीने में, ठीक है। बैग बन गए, बोरियाँ बन गई, ठीक है ना। In the West Bengal adjoin the eastern part of the country, the India produces 3/5 of the world production, important है। 0.5 total cropped area in this, सबसे ज़्यादा किसका है? चावल का है, याद रखना 0.5 है। तो ये एरिया जो है, और इसके अंदर भी वेस्ट बंगाल, बिहार और आसाम सबसे बड़े प्रोडक्शन है, सबसे एक नंबर पे वेस्ट बंगाल है। फिर अगर हम बात कर लें आंध्र प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है और झारखंड है, ठीक है, इन सिंपल मैनर। West Bengal, they account for about 3/4 of the production in the country. The Bihar and Assam are the other jute growing area. Other crop like a sugar cane की हम बात कर लें तो शुगर केन एक ट्रॉपिकल फसल है, गन्ना, गन्ने से चीनी बनती है। वेस्टर्न यूपी जो है गन्ने की खेती के लिए बहुत प्रसिद्ध है, साथ में कर्नाटक और तमिलनाडु में भी गन्ना होता है, महाराष्ट्र, गुजरात में भी होता है, दक्षिण राजस्थान में गन्ना होता है। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर गन्ने की बात कर लें तो पंजाब और वेस्टर्न यूपी के अंदर, और यील्ड पर हेक्टेयर की बात कर लें तो तमिलनाडु के अंदर अच्छा गन्ना होता है, ठीक है ना। चले शुगर केन से जो है वो गुड़ भी बनता है और चीनी भी बनती है, ठीक है। साथ में शराब में भी इस्तेमाल होता है, साथ में बायोफ्यूल में भी इस्तेमाल होता है, ठीक है ना। तो बढ़िया कैश क्रॉप है एक। तो शुगर केन ट्रॉपिकल क्रॉप है, कल्टिवेटेड इन सब ह्यूमिड एरिया, इरिगेटेड क्रॉप है, इरिगेशन चाहिए अच्छा खासा, पानी चाहिए इसको बहुत। द इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, ठीक है। द 23% ऑफ द वर्ल्ड प्रोडक्शन इज कम फ्रॉम द इंडिया। द लीडिंग प्रोड्यूसर यूपी, ठीक है ना, यूपी, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश, ठीक है। चले भाई ओके, ये इलाके यूपी, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, बिहार, ठीक है ना, कुछ पार्ट, सम पार्ट ऑफ द आंध्रा, सम पार्ट, बहुत ज़्यादा नहीं, सम पार्ट ऑफ द आंध्र प्रदेश, ठीक है ना। चले भाई अब बात करते हैं टी कल्टीवेशन की। सबसे इंपॉर्टेंट बात, टी जो है एक प्लांटेशन क्रॉप है जो कि दार्जिलिंग, असम और नीलगिरी साउथ इंडिया में होती है। ये अंग्रेज भारत में लेके आए थे। टी जो है हम लोग पीते हैं फ्रेशनेस के लिए, इसमें टैनिन और कैफीन दोनों होती हैं, ठीक है ना। और इस तरह के बागानों में जो है वो टी की पत्तियां इकट्ठी की जा रही हैं, देख रहे हो आप कितना खूबसूरत है।
टी ग्रो की बात करें तो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल में कांगड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है टी ग्रो के लिए। साथ में वेस्ट बंगाल में दार्जिलिंग, असम वैली तो पूरी की पूरी टी के लिए फेमस है। त्रिपुरा, उड़ीसा, बिहार के कुछ इलाकों में टी होती है, कूच बिहार वगैरह में। साथ में अगर हम बात कर लें तो तमिलनाडु, केरला और कर्नाटक में नीलगिरी और अन्नाईमुड़ी की पहाड़ियों में टी कल्टीवेशन किया जाता है। दार्जिलिंग टी वर्ल्ड फेमस है, ठीक है ना। द प्लांटेशन क्रॉप, द टी लीव्स हैव द हाई कंटेंट ऑफ द कैफीन एंड द टैनिन, ठीक है ना। ग्रो इन द हिली रीजन, हैवी रेनफॉल इज नीडेड, है ना। दे स्टार्टेड इन द 1840 आसाम बाय द ब्रिटिश। द ग्रो द दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी, नीलगिरी, वेस्टर्न घाट्स। 28% ऑफ द वर्ल्ड प्रोडक्शन कम फ्रॉम द इंडिया। द इंडिया रैंक थर्ड आफ्टर द श्रीलंका एंड चाइना। सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन श्रीलंका में होता जाएगा, फिर इंडिया में, फिर चाइना में, और तीसरे नंबर पे इंडिया है। द 53.2% टोटल क्रॉप एरिया अंडर दिस क्रॉप। द लीडिंग इज द प्रोड्यूस वेस्ट बंगाल, ठीक है ना, वेस्ट बंगाल, आसाम एंड तमिलनाडु, ठीक है ना, को सही कर लेते हैं। वेस्ट बंगाल, आसाम एंड तमिलनाडु। वेस्ट बंगाल, आसाम, आसाम एंड तमिलनाडु। तमिलनाडु में नीलगिरी का जो एरिया है ना, इज ए लीडिंग प्रोड्यूसर, ओके, इज ए लीडिंग प्रोड्यूसर। चले भाई, अब बात करते हैं कॉफ़ी की। कॉफ़ी की अगर बात करूँ तो भारत में, दक्षिण भारत में कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में कॉफ़ी होती है। भारत में कॉफ़ी जो है 3 तरह की होती है, अरेबिका, रोबस्टा और लाइबेरिका। भारत में कॉफ़ी भारत का इंडिजिनस पौधा नहीं है। कॉफ़ी को बाबा बुदान लेके आए थे, संत बाबा बुदान थे आपके कर्नाटक में, वो लेके आए थे और फिर यहाँ पे कॉफ़ी ग्रो होने लगी। भारत में अरेबिका कॉफ़ी जो है बहुत अच्छी कॉफ़ी मानी जाती है, और कर्नाटक में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी जो है वो ग्रो होती है, सबसे ज़्यादा कॉफ़ी कर्नाटक के अंदर होती है ना। 80% कॉफ़ी प्रोडक्शन कर्नाटक में होता है, बाबा बुदान हिल्स में। द 3 वेराइटी ऑफ द अरेबिका, रोबस्टा एंड लाइबेरिका। The 4.3% of world production come from the India. The sixth after the Brazil, Vietnam, Colombia, Indonesia and Mexico. The leading producer of the Karnataka, Tamil Nadu and Kerala. ठीक है ना, कर्नाटका, तमिलनाडु एंड केरला। सबसे ज़्यादा कर्नाटक में होती है, फिर तमिलनाडु, फिर केरला में। 80% कॉफ़ी कहाँ होती है, आपके कर्नाटका में होती है, बाबूदान हिल्स एरिया, ठीक है। चले भाई, अगर हम बात करें स्ट्रेटेजी ऑफ द डेवलपमेंट, ठीक है ना, भाई हम अपने एग्रीकल्चर सेक्टर को कैसे ग्रो करें, कैसे आगे ले जाएं, तो उसके लिए कुछ स्ट्रेटेजीज दे रखी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। अगर हम बात करें द स्विचिंग द ओवर द फ्रॉम द कैश क्रॉप टू फूड ग्रेन्स, है ना, द स्ट्रेटेजी ऑफ द फूड डेवलपमेंट, है ना, ठीक है ना, स्ट्रेटेजी ऑफ द डेवलपमेंट। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टुक स्टेप्स द इंक्रीज द प्रोडक्शन, द स्विचिंग ओवर फ्रॉम द कैश क्रॉप टू फूड ग्रेन्स, इंक्रीज द क्रॉप इंटेंसिटी, प्रोडक्शन बढ़ाएं, इंक्रीज द कल्टिवेटेड एरिया, जमीन को बढ़ाएं, ज़्यादा से ज़्यादा जमीन पर खेती करें, ठीक है। इंप्रूवमेंट ऑफ द इरीगेशन, इरीगेशन में इंप्रूवमेंट करें। इंटेंसिव एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, इंटेंसिव एग्रीकल्चर एरिया प्रोग्राम वेयर लॉन्च्ड, है ना, बहुत ज़्यादा सघन खेती करने के लोगों को प्रेरित करें और प्रोग्राम लॉन्च करें। यूज़ ऑफ द HVY, हाई यील्ड वेराइटी सीड्स का इस्तेमाल करें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो सके। फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करें जिससे कि बीमारी से बचा जा सके फसलों को। इरीगेशन करें और पेस्टिसाइड डालें, ठीक है ना, फर्टिलाइजर डालें प्रोडक्शन के लिए और पेस्टिसाइड डालें जीवों से बचाने के लिए, ठीक है ना, जिससे फसल खराब ना हो। इंट्रोडक्शन ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन, 1967 में ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ और 10 साल तक चला और फिर भारत जो है अपने पैरों पर खड़ा हो गया, ठीक है ना, सेल्फ जो है वो डेवलप हो गया इंडिया, ओके। ग्रीन रेवोल्यूशन के समय, ग्रीन रेवोल्यूशन के जो फादर थे वो डॉक्टर स्वामीनाथन थे, ठीक है। द लार्ज एग्रीकल्चर इनपुट्स की जरूरत है, ठीक है ना। चले भाई, रोल ऑफ द एग्रीकल्चर इंडियन इकोनॉमी की अगर हम बातचीत कर लें तो शेयर इन द नेशन इनकम, ठीक है ना, इंपॉर्टेंस ऑफ द इंटरनेशनल ट्रेड, हम बहुत सारा गेहूँ, चावल और बहुत सारे वेजिटेबल और फ्रूट जो है बाहर के देश को बेचते हैं। प्रोवाइडिंग ए रॉ मटेरियल फॉर इंडस्ट्री, लाइक ए कॉटन इंडस्ट्री जो है उसके लिए कॉटन कहाँ से आएगा, खेतों से आएगा। शुगर इंडस्ट्री के लिए शुगर कहाँ से आएगा, शुगर केन से आएगा। कॉफ़ी और टी इंडस्ट्री, समझ में आ रही है बात। रबड़ कहाँ से आएगा, रबड़ के बड़े बड़े प्लांटेशन एरिया से, ठीक है, ओके। साथ के अंदर ही जो है लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइडिंग सेक्टर, 60% लोग इसी में काम करते हैं। कंट्रीब्यूटिंग टू ए कैपिटल फॉर्मेशन, प्रोवाइडिंग द फूड सरप्लस, सबसे इंपॉर्टेंट बात है दुनिया को भी और देश के लोगों को भी, तो ये इंडियन इकोनॉमी पर इसका इम्पैक्ट है, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, ठीक है। चले भाई, अब बात कर लेते हैं ग्रोथ ऑफ द एग्रीकल्चर आउटपुट एंड टेक्नोलॉजी। किस वजह से भारत के अंदर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ा और इसकी क्या कारण है। प्रोडक्शन एंड द यील्ड इंक्रीज, व्हीट, राइस, ऑयल सीड, शुगर कैन, टी, पल्सेस, कैटल मिल्क एंड ग्राउंडनट्स। एक्सपांशन ऑफ द इरीगेटेड एरिया, इंदिरा गांधी कैनाल जैसी कैनाल्स आने के बाद में गंगानगर, हनुमानगढ़ और वेस्टर्न राजस्थान, पंजाब, हरियाणा में खेती की क्षमता बढ़ी है, एग्रीकल्चर की क्षमता बढ़ी है। यूज ऑफ द HVY सीड्स, हाई यील्ड वेराइटी सीड की वजह से सरप्लस प्रोडक्शन होने लगा है, ठीक है, ओके। यूज ऑफ द मॉडर्न एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी,
लेटेस्ट पेस्टिसाइड, लेटेस्ट फर्टिलाइजर्स, लेटेस्ट जो होते हैं आपके वो एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स, कल्टीवेटर्स, ठीक है। द इंक्रीज द कंजप्शन ऑफ द केमिकल फर्टिलाइजर्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स के आने की वजह से लैंड की जो है वो फर्टिलिटी बढ़ गई है, फर्टिलिटी बढ़ी भी है और नुकसान भी हुआ है, लेकिन यहाँ पर हम फायदे की बात कर रहे हैं। फर्टिलिटी बढ़ी जैसे कि प्रोडक्शन बढ़ गया है, ठीक है, ओके। चले भाई, अब हम बात करेंगे ग्रीन रेवोल्यूशन की। डॉक्टर स्वामीनाथन जो थे इसके प्रणेता थे। एक टाइम था जब भारत के पास में बहुत कम गेहूं और चावल था तो भारत बहुत बड़ा, लेकिन किसान इतने सक्षम नहीं थे कि वो गेहूं और चावल को उगा सके। तो क्या किया गया, क्योंकि भारत को गेहूं और चावल के लिए मैक्सिको या अमेरिका या फिलीपींस की तरफ देखना पड़ता था। तो क्या किया, डॉक्टर स्वामीनाथन के दिशा निर्देशन में एक प्लान तैयार किया गया इंदिरा गांधी जी के समय, और वेस्टर्न यूपी, पंजाब, हरियाणा और नॉर्दर्न राजस्थान, हनुमानगढ़ और गंगानगर, इन एरिया से किसानों को प्रेरित किया गया और इन किसान एरिया के किसानों को अच्छे कल्टीवेटर्स दिए गए, बीज दिए गए, फर्टिलाइजर्स दिए गए और क्रॉप्स को उगाया गया, खास करके गेहूं और चावल। और भारत जो है वो सरप्लस उत्पादन करने लग गया और अपने पैरों पर खड़ा हो गया इन सिंपल मैनर की ये स्टोरी है। इसे ग्रीन रेवोल्यूशन कहता है। There is a remarkable increase of the farming production and the productivity. The country has become a self-sufficient in the food grain production. इससे पहले नहीं थी, ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद हो गई। The income of the farmer has increased and their quality of the life has also improved. The production of the wheat rose 6 times or the 562%. These was a threefold rise in the production of rice. 3 गुना जो है चावल का प्रोडक्शन बढ़ गया, 562 गुना गेहूं का प्रोडक्शन बढ़ गया। द सप्लाई ऑफ द रॉ मटेरियल टू द इंडस्ट्री लाइक ए शुगर केन, कॉटन एक्सेट्रा रिकॉर्डेड रिमार्केबल इंक्रीज, ठीक है। द फूड सिक्योरिटी हेल्प द नेशन फॉर द परस्यू अदर पॉलिसीज, इट्स द कमोडिटी ऑफ द नेशन, है ना। तो भारत पेड़ों पे खड़ा हो गया, पहले तो लोगों से मांगता था, फिर हमने पीडीएस सिस्टम चलाया, जब हमारे पास सरप्लस उत्पादन होने लग गया गेहूं और चावल का, तो हमने पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम चलाया और हमने सस्ते में या फ्री के अंदर गरीब लोगों को गेहूं और चावल बांटे, जिससे कि वो अच्छा खाना खा पाए। द इंक्रीज इन द लेवल ऑफ द इनकम मेड द विलेजेस मोर एक्टिव इन अदर स्फेयर्स ऑफ द लाइफ इन द पीपल। द ग्रेट वेराइटी केम एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड द चेंजेस कम इन द थिंकिंग प्रोसेस ऑफ द फार्मर। फार्मर भी पैसा कमाने लगा। देश का 60% आदमी अगर गरीब रह गया, देश आगे कैसे बढ़ेगा। तो अच्छा प्रोडक्शन हुआ तो पैसा आए तो दिमाग चला, दिमाग बदला, किसान ने अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजा, सर्विस सेक्टर भी ग्रो किया, पूरा देश ग्रो किया इन सिंपल मैनर। अब बात करते हैं एग्रीकल्चर प्रॉब्लम इन इंडिया। किस किस तरह की प्रॉब्लम जो है वो एग्रीकल्चर में इंडिया में, ठीक है ना। किसान क्यों गरीब है, आज भी छोटा किसान क्यों गरीब है, ठीक है ना, क्या वजह है। तो डिपेंडेंस ऑफ द इरिटिक मानसून, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हम गैमलिंग कहते हैं मानसून की भारत के अंदर, है ना। जब भी हम एग्रीकल्चर की बात करते हैं हम कहते हैं गैमलिंग है भाई, जुआ है तो मानसून का। बारिश अच्छी होगी तो फसल अच्छी हो जाएगी, बारिश खराब होगी तो फसल खराब हो जाएगी, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम से छुटकारा पाने के लिए हमें चाहिए कि हम इस तरह की फसलें उगाएं जो सूखे को भी झेल पाए, अच्छे वैरायटी की सीड्स हो, साथ में बीमारी को भी झेल पाए, साथ में कम पानी में अच्छा प्रोडक्शन कर पाए, या फिर हम इरिगेशन की क्षमताओं को इतना बढ़ाएं, सिंचाई के इतने साधन को कर दें, डेवलप कर दें, जिससे कि मानसून पर हमारी जो डिपेंडेंसी है वो खत्म हो जाए। लो प्रोडक्टिविटी, अच्छा बीज यूज नहीं करते, ठीक है, सीड, कंस्ट्रक्शन ऑफ द फाइनेंशियल रिसोर्सेज एंड द इंडिपेंडेंस, जो किसान है वो बहुत कमजोर है, ठीक है ना, पैसा नहीं है उसके पास में बहुत बड़ी खेती करने का। लैक ऑफ द लैंड रिफॉर्म्स, लैंड रिफॉर्म नहीं है, ठीक है ना, किसी के पास तो 2000 बीघा जमीन है, किसी के पास में 2 बीघा जमीन है, तो लैंड रिफॉर्म नहीं है, ठीक है ना। मिनिमम एक लैंड कोटा होना चाहिए 15 बीघा या 20 बीघा का, जो किसान को मिले, क्योंकि जमीन होगी तभी तो खेती अच्छी होगी, तभी तो सरप्लस प्रोडक्शन कर पाएगा। द फ्रेगमेंटेशन ऑफ द लैंड होल्डिंग्स, लैक ऑफ द कमर्शलाइजेशन, कमर्शलाइजेशन नहीं है ना, कमर्शलाइजेशन नहीं है। मतलब हमको कोशिश ये करनी चाहिए कि हमारा जो किसान है वो बिजनेसमैन बन जाए, लेकिन उल्टा होता है, ठीक है ना। हम उसको अंधाता और पता नहीं क्या क्या बोलने लग जाता है और उसको इमोशनल कर देते हैं बेचारे को, जबकि उसको एक, क्योंकि 60% लोग जिस इकोनॉमी में एक ऐसे एरिया पर निर्भर करता है जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है, तो उस एरिया पे बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करके उसको एक इंडस्ट्री बनानी है एग्रीकल्चर को। अगर हमने इंडस्ट्री बना दी एग्रीकल्चर को, तो वो दिन दूर नहीं है जब देश में हम, दुनिया में हम पहले नंबर पे होंगे, क्योंकि 60% लोग एग्रीकल्चर में रहते हैं और 60% लोगों का विकसित होना बहुत ज़रूरी है देश के विकास के लिए। इसलिए हमें चाहिए कि हम कमर्शलाइज कर दें पूरी पूरी इंडस्ट्री को और एग्रीकल्चर की एक इंडस्ट्री बना दें, जिससे हमारा किसान भी अमीर हो पाए, ठीक है। द डिग्रेडेशन ऑफ द कल्टीवेशन लैंड, लगातार कल्टीवेशन लैंड का डिग्रेडेशन हो रहा है, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि बहुत ज़्यादा केमिकल पेस्टिसाइड यूज हो रहा है, साथ के अंदर ही बहुत सारे गांव जो है शहरों में बदल रहे हैं,
लैंड यूज जो है इंडस्ट्रीज में हो रहा है, अर्बनाइजेशन में हो रहा है, टाउनशिप्स में हो रहा है, ठीक है। तो ये सब प्रॉब्लम है हमारे, ठीक है। तो ये चैप्टर जो है हमारा क्या हो गया, खत्म हो गया, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, अब क्या करोगे, अब चैनल को लाइक करोगे, शेयर करोगे, सब्सक्राइब करोगे, साथ में CUET अड्डा 24/7 के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करोगे। इस क्लास का PDF वहीं मिलेगा आपको, साथ के अंदर ही आप जो है डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरी प्लेलिस्ट दे रखी है वन शॉट्स की, है ना, ज्योग्राफी की कंप्लीट वन शॉट्स है वहाँ पे क्वेश्चंस के साथ में, उसको भी आप जो है लाइक करें और पढ़ें वहाँ से। साथ में ही आप गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से अड्डा 24/7 का ऐप डाउनलोड कर लें, ठीक है ना। किसका ऐप डाउनलोड कर लें, अड्डा 24/7 का ऐप डाउनलोड करें, अड्डा 24/7 का ऐप डाउनलोड करें। जैसे आप ऐप डाउनलोड करेंगे आप ऑल कोर्सेज में जाएँ, और ऑल कोर्सेज में जाने के बाद में आप जो UG PG एंट्रेंस एग्जाम चूज़ करें, CUT UG चूज़ करें, CUT महापैक चूज़ करें, और व्यू ऑल पर जाएं, और व्यू ऑल पर जाने के बाद में आप आज डोमेन में जाएं, ठीक है ना। बाय नाउ पर क्लिक करें, डबल वैलिडिटी के साथ में है YSIR-G20, ये मेरा कोड है, ठीक है ना। क्या है, YSIR-G20, ये मेरा कोड है। 14,399 रुपये का पड़ेगा, 3,500 के आसपास का डिस्काउंट मिल रहा है आपको। YSIR-G20 मेरा कोड है। साथ में मेरी ईमेल आईडी लिख रहा हूँ मैं, YASHWARDHAN yashwardhan.SING@adda247.com। ये ईमेल आईडी क्यों दी है, आपका साथ देने के लिए लिखी है, कि आपको मेंटर कर पाऊँ मैं, आपको बता पाऊँ, आपको डर से बाहर निकाल पाऊँ। और ये महापैक ही क्यों, मैंने महापैक की बात क्यों की, महापैक का मतलब है सभी बैचेस फ्री मिलेंगे आपको, एम्बिशन, प्रतिज्ञा, समर्थ, ठीक है ना, रिवीजन बैच, प्रैक्टिस पेपर बैच 12th के लिए भी और CUET के लिए भी, GT प्लस लैंग्वेज, क्वांट, रीजनिंग और GK के साथ साथ में लैंग्वेज भी आपको मिल रही है। साथ में 4 डोमेन मोइन सर पढ़ाएंगे शानदार तरीके से, पॉलिटिकल साइंस, अनिता मैम पढ़ाएंगी हिस्ट्री ज़बरदस्त तरीके से, और अच्छे तरीके से पढ़ाएंगे प्रिंस सर इकोनॉमी, और मैं यशवर्धन आपको पढ़ाऊंगा ज्योग्राफी। और हमारे पास रिजल्ट है, सबसे बड़ी बात है, इंडिया में सबसे ज़्यादा पूरे में से पूरे नंबर जो बच्चे लेके आए वो हमारे स्टूडेंट्स हैं। तो ये हमारे लिए गर्व की बात है, और हम चाहते हैं ये गर्व आप भी महसूस करें और हमारे साथ आके जुड़ें। 12th बोर्ड में 95% आ जाए और CUT क्रैक करके आपको SRCC या किरोड़ीमल या हंसराज कॉलेज या हिंदू कॉलेज आपको मिल जाए तो क्या चाहिए जीवन में, या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी या जामिया मिलिया में एडमिशन मिल जाए, BHU में या JNU में, तो लाइफ जिंगा लाला हो जाएगी आपकी, ठीक है। तो ये जो है वो 12th प्लस CUT बैच है। इसके अंदर डेली आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, जो बच्चे लाइव देख पाएंगे रिकॉर्ड देखेंगे, DPP मिलेंगी, सैम्पल पेपर्स मिलेंगे, प्रैक्टिस पेपर अनलिमिटेड, बुक्स आपको इसमें मिलेंगी, ठीक, प्रैक्टिस पेपर अनलिमिटेड मिलेंगे, रिवीजन बैच मिलेगा, प्रैक्टिस बैच मिलेगा आपको इसके अंदर, ठीक है ना। इसलिए महापैक, नहीं तो अगर 12th का बैच आप 6,000 का लेंगे और CUT का अलग से लेंगे तो दोनों मिला के 21,000 के पड़ते हैं, और बुक भी नहीं मिल रही। इसमें आपको बुक भी मिल रही है एडिशनली, और अनलिमिटेड एक्सेस मिल रहा है टेस्ट करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए। साथ में अलग से डाउट सेशन भी लगाए जाएंगे, अलग से रिविजन्स के लिए नोट्स दिए जाएंगे, रिविजन्स भी अलग से कराया जाएगा, और प्रैक्टिस पेपर्स भी अलग से करवाए जाएंगे, ठीक है। तो YSIR-G20 कोड लगा करके आज 14,399 का ये बैच लें, 12th में 95% लेके आए, और CUT में भी अच्छा कॉलेज पाएँ। एक अच्छा कॉलेज आपकी ज़िंदगी बना सकता है, ठीक है। तो खुश रहें, आबाद रहें, जिंदाबाद रहें, हंसते खेलते गाते रहें, CUET अड्डा 24/7 को प्यार देते रहें और जुड़े रहें हमारे साथ। धन्यवाद।